इंसान की लालच, क्रूरता और मौत के खेल जैसे एस्पेक्ट ने स्क्विड गेम को नेटफ्लिक्स पे आते ही वर्ल्ड वाइड फिनोमिना बना दिया। पर हमारा सवाल है, क्या ये डेडलीस्ट गेम रियल लाइफ में भी होते थे? क्या वाकई में स्क्विड गेम ब्रदर्स होम से इंस्पायर्ड है? क्या वो एग्जैक्ट रीजन थे जो ये शो इतना लोगों को पसंद आने लगा? कैसे ये शो रिलीज होते ही 94 कंट्री की मोस्ट वॉच लिस्ट में नंबर 1 पे ट्रेंड करने लगी? आइए जानते हैं स्क्विड गेम की पूरी कहानी इस वीडियो में। The Squid Game, the most watched Netflix series of all time. Good morning to you, Cecilia. And what's crazy mind-blowing is that Squid Game, shattering records, now officially the dystopian thriller attracting 111 million viewers. 17 सितंबर 2021 नेटफ्लिक्स पे स्क्विड गेम सीजन 1 रिलीज होता है। रिलीज होते ही यह नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर शो बन जाती है और 94 कंट्रीज के मोस्ट वॉच लिस्ट में नंबर 1 पे ट्रेंड करती है, जिसे मात्र 28 दिनों में ही 1.65 बिलियन घंटों से ज्यादा बार देखा गया और 28 दिनों के अंदर ही नेटफ्लिक्स को इस शो से 142 मिलियन नए यूजर्स मिले, जो नेटफ्लिक्स के अब तक की सारी रिकॉर्डें तोड़ रही थी। नेटफ्लिक्स ने इस शो के सीजन 1 से $900 मिलियन कमाए थे, जबकि इस शो की लागत मात्र $21.4 मिलियन ही थे, जो नेटफ्लिक्स के लिए एक मैसिव रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट साबित हुआ। पहले ये शो एक ही सीजन का होने वाला था, लेकिन सीजन 1 के हिस्टोरिकल सक्सेस के बाद इसका सीजन 2 बनाया गया। इस शो ने कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीते। 6 बार तो इस शो ने प्राइम टाइम एम्मी अवार्ड जीता और एक बार गोल्डन अवार्ड जीतकर इस ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। पर ये ग्लोबल सक्सेस इस शो को रातों रात नहीं मिली। इस सक्सेस के पीछे इस शो के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर होंग डोंग ह्यूक के कई सालों की मेहनत और स्ट्रगल की कहानी छुपी हुई है। होंग डोंग ह्यूक, जो इस शो के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो बताते हैं कि उन्हें इस शो का आइडिया 2008 में आया था, जब वो साउथ कोरिया के एक मैनहवा कैफे में थे, जहां उन्होंने कई सारे सर्वाइवल मांगा जैसे बैटल रॉयली, लियर गेम और गैम्बलिंग फोकस स्टोरीज पढ़ी। इन मांगाज की स्टोरी सर्वाइवल बेस्ड होती है, जिसमें हर कैरेक्टर एक्सट्रीम सिचुएशन में अपनी जान बचाने के लिए कम्पीट करते हैं। इन मांगाज ने उन्हें इंस्पायर किया एक ऐसा स्टोरी लिखा जाए जो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी और ह्यूमन कंपटीशन को एक्सट्रीम में जाके एक्सप्लोर करे। उन्होंने कोरियन चाइल्डहुड गेम का एक ट्विस्टेड और डार्क वर्जन क्रिएट किया, जिससे हर कोरियन इस शो से रिलेट करे। इस शो के कई गाने भी कोरियन चाइल्डहुड स्कूल में गाए जाने वाले प्रेयर से इंस्पायर है। 2009 में उन्होंने अपनी इस यूनिक कंसेप्ट को साउथ कोरिया के अलग अलग प्रोडक्शन कंपनी के सामने प्रेजेंट किया। सबने रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि ये बहुत ज्यादा डेडलीस्ट है। एक वक्त ऐसा भी आया कि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते उन्हें अपना लैपटॉप भी बेचना पड़ा। फिर 2019 में सब कुछ बदल गया, जब नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करने का सोचा। तब उन्होंने साउथ कोरिया में भी इन्वेस्ट करना सोचा। तो ऐसे में इस शो के डायरेक्टर होंग डोंग ह्यूक ने अपनी कहानी नेटफ्लिक्स के सामने प्रेजेंट किया और नेटफ्लिक्स को इस शो का यूनिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। तब नेटफ्लिक्स ने इस शो को पूरा क्रिएटिव फ्रीडम दिया और इसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कराया गया। इस शो के इतने पॉपुलर होने का कारण है इसका यूनिक कंसेप्ट, जो उस समय ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं थी। इस शो का हर एक एपिसोड एक पॉइंट पे खत्म होता था, जिससे ऑडियंस अगले एपिसोड के लिए इंतजार नहीं कर पाते थे। कौन बचेगा कौन मरेगा का सवाल ऑडियंस के दिमाग में हरदम घूमता रहता था। इस शो का रिलेटेबल थीम जैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल, इनइक्वालिटी, बेरोजगारी और ग्रीड जैसे यूनिवर्सल टॉपिक ने लोगों को इस शो से बहुत कनेक्ट किया और हर एक कैरेक्टर का बैक स्टोरीज दिखाना, जिससे ऑडियंस उस कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाते थे। इस शो के वायरल मीम्स और सोशल मीडिया पे चर्चे इस शो को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। रेड लाइट, ग्रीन लाइट जैसे कई पॉपुलर गेम लोगों ने रियल लाइफ में ट्राई किया और उसे शेयर किया। इस शो में ये इंश्योर किया गया था कि कम से कम VFX का यूज हो। आपको याद होगा रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला ये सीन, जिसमें 456 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि वाकई रियल थे, जबकि इस सीन को आसानी से VFX के जरिए क्रिएट किया जा सकता था। स्क्विड गेम के टारगेट ऑडियंस वे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लोन्स और अपने जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इस तरह के लोगों को अप्रोच करके स्क्विड गेम में लाने का काम होता है रिक्रूटर या जो सेल्समैन है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड करने के लिए।
ये मेट्रो स्टेशन या किसी क्राउडी एरिया में ऐसे लोग को खोजते हैं और उसे दकजी गेम खेलने के लिए अप्रोच करते हैं। ये गेम आप भी खेल सकते हो। इसका सिंपल सा रूल है, अपने अपोजिट कंटेस्टेंट के पेपर को फ्लिप करना होता है। तो इस गेम में हारने पे मिलता है थप्पड़ और जीतने पे मिलता है पैसा। जो लोग पैसे के हताश होते हैं वो इस गेम को खेलते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उन्हें एक इन्विटेशन कार्ड दिया जाता है। ये इन्विटेशन कार्ड भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप दकजी गेम में रेड पेपर को उठाओगे तो आपको गार्ड्स का इन्विटेशन कार्ड मिलेगा, वही आप ब्लू पेपर को उठाओगे तो आपको प्लेयर्स का कार्ड मिलेगा। प्लेयर्स के इन्विटेशन कार्ड पर नंबर्स 4, 5, 6 से स्टार्ट होता है, मतलब कि आप जीहुन के टीम में जाओगे, जबकि गार्ड्स या सोल्जर के इन्विटेशन कार्ड पे 001 से नंबर स्टार्ट होता है, मतलब कि आप फ्रंटमैन या इस बूढ़े के टीम में जाओगे। जो लोग इन नंबर पे कॉल करते हैं उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पे बुलाया जाता है, फिर उसे बेहोश करके स्क्विड गेम के एरिना में लाया जाता है। इसी प्रकार गार्ड्स और सोल्जर को भी लाया जाता है, पर उनके रूल्स थोड़े अलग होते हैं। उन्हें कभी भी मार्क्स नहीं उतारना है, सिस्टम के ऑर्डर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ये गार्ड्स भी 3 क्लास में बटे होते हैं। नंबर 1 सर्कल मार्क्स वाले, जो वर्कर होते हैं। ये बेसिक टास्क जैसे प्लेयर को हैंडल करना, साफ सफाई करना और उसका ख्याल रखना, ये काम होता है इनका। इसके बाद होते हैं ट्रेंगुलर मार्क्स वाले, जो सोल्जर होते हैं। ये गार्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं और वेपन्स कैरी किए होते हैं और सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। प्लेयर को पनिश करना या जान से मारना इनका काम होता है। इससे ऊपर होते हैं स्क्वायर मार्क्स वाले, जो इस गेम के मैनेजर होते हैं। ये गार्ड्स और सोल्जर के लीडर होते हैं और उनको ऑर्डर देते हैं। गेम के प्लानिंग या मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। और इससे ऊपर आते हैं फ्रंटमैन, जो इस पूरे गेम के लीडर होते हैं। ये गेम के डेली ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। इनका इस गेम के मास्टरमाइंड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और इससे ऊपर आते हैं VIPs। ये रिच वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो इस गेम को स्पॉन्सर करते हैं और इस गेम को देखने आते हैं और अपने इंटरटेनमेंट के लिए लोगों का मौत का तमाशा बनाते हैं। ये इस गेम के असली कंट्रोलर होते हैं, जो इस गेम को अपनी बैटिंग और एक्साइटमेंट के लिए यूज करते हैं। पता है इस शो का नाम पहले राउंड 6 था, फिर इसे बदल के स्क्विड गेम रखा गया। मजे की बात यह है कि स्क्विड गेम भी एक कोरियन आउटडोर गेम है जो 70s और 80s के दौरान कोरिया में बहुत पॉपुलर थे। इसे कोरिया में ओजिनजियो कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्क्विड। कोरिया के अंदर इस गेम के अलग अलग वेरिएंट्स खेले जाते हैं। इस शो के पॉपुलर गेम जैसे रेड लाइट और ग्रीन लाइट गेम में ये जो जेंट डॉल थी, ये एक रियल लाइफ डॉल थी जिसे स्पेशली इस शो के लिए साउथ कोरिया के म्यूजियम से रेंट पे लाया गया था। देखो इस शो के जितने भी पॉपुलर गेम हैं वो देखने में तो सिंपल चाइल्डहुड गेम लग सकते हैं, लेकिन सर्वाइवल का प्रेशर और मौत का खौफ इस खेल को और भी ज्यादा डेंजरस बनाता है। इस शो के अंदर स्टेयरकेस कॉरिडोर का डिजाइन डच आर्टिस्ट MC एस्टर के 1953 रिलेटिविटी नाम के स्केच से इंस्पायर्ड है। वेल, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।